हेलो चैम्प्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आपका जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स, जिससे बच्चे यूजुअली थोड़ा घबराते हैं। उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। सो बेसिकली दिस चैप्टर हैज टू यूनिट्स। आपको पता है फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। दोनों से ही रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। The income statement shows either net profit or net loss for the particular period. This is a true statement. Simple income statement जो trading P&L है वो हमें profit और loss बताता है for a particular period. So this is true. Then gains from the sale or exchange of assets are not considered as revenue of the business. Now this is a false statement because they are considered as revenue of the business, gain from sale of asset. तभी तो हम इसे क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल पे दिखाते हैं। इसको हम अपना रेवेन्यू मानते हैं, गेन मानते हैं, इनकम मानते हैं, राइट। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसको हम अपना रेवेन्यू नहीं मानते। ओके देन, the salary paid in advance is not an expense because it neither reduces assets nor increases liabilities. तो जो salary paid in advance है, prepaid salary, that is an asset, that is not an expense. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि ये एक्सपेंस नहीं है क्योंकि इससे कोई एसेट कम नहीं हो रहा है या कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही, राइट। उसके बाद अ लॉस इज एन एक्सपेंडिचर विच डज नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट टू द कंसर्न। दिस इज ट्रू। लॉस क्या होता है? जिससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, लॉस हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो सकता है, लॉस बाय फायर हो सकता है, जिससे कोई भी हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा, राइट। देन मूविंग ऑन, all liabilities which become due for payment within the year are classified as long-term liabilities. Obviously, that's a false statement. Such an easy question. Long-term liabilities थोड़ी होती हैं. Those are current liabilities. Current liabilities which become due for payment within a year. Then, the term current asset is used to designate cash and other assets or resources which are reasonably expected to be realized or sold or consumed within 1 year. Yes, that is a correct statement क्योंकि current asset का यही मतलब होता है जो हमें लगता है कि या तो कैश ही है या कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल हो जाएगा within a short period, that is within 1 year. So that includes cash in hand, cash in bank, debtors, prepaid expenses. वैसे prepaid expenses are not realized or sold as such, but still those are current assets. So this is a true statement. Then, an asset gives rise to expenditure when it is acquired and to an expense when it is consumed. Now, this is interesting. This is a true statement. Think about machinery. तो जब आप मशीनरी एक्वायर कर रहे हो तो जो आप खर्चा कर रहे हो दैट इज गिविंग बर्थ टू एन एसेट, तो उसे हम एसेट मान रहे हैं। बट व्हेन इट इज यूज्ड, व्हेन इट इज पुट टू यूज, तो उसकी वजह से एक्सपेंस होता है, जैसे डेप्रिसिएशन या फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की एक्सपेंसेस, right? So an asset gives rise to expenditure when it is acquired and to expense when it is consumed. ये कौन सा expenditure है? Can you recognize? Capital expenditure, because that is purchase of an asset. और ये कौन सा expense है when it is consumed? Revenue expenditure. Like I said, depreciation हो गया या फिर repairs and maintenance expenses. चलिए उसके बाद, if the balance of an account on the debit side of the trial balance where the benefit has already expired is treated as an expense. तो डेबिट नेचर किसकी होती है? एक्सपेंस की होती है, एसेट की होती है। तो जहां पे बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है, एक्सपायर हो गया है, तो वो एक्सपेंस हो गया, एसेट डेफिनेटली एक्सपेंस होगा। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो बेनिफिट मिल चुका है, एग्जॉस्ट हो गया बेनिफिट। अगर बेनिफिट अभी मिल रहा है या मिलेगा तो दैट इज एन एसेट, राइट। बट यहाँ पे डेबिट नेचर है और बेनिफिट ऑलरेडी एक्सपायर हो गया, सो दिस इज एन एक्सपेंस। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देन सेल्स लेस सीओजीएस इज जीपी। यस, डेफिनेटली ये तो हमें पता ही है। सेल वैल्यू में से अगर हम कॉस्ट माइनस कर देंगे गुड्स की तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट ही मिलेगा, राइट। मूविंग ऑन, if the debit side of the trading account exceeds the credit side, then balance is termed as gross profit. No, this is false. अगर debit side बड़ी होगी फिर तो gross loss होगा, because debit side shows the expense and the losses. तो debit side अगर बड़ी होगी तो gross profit नहीं हो सकता है, right? Alright, moving on. The provision for bad debts is debited to sundry debtors account. Now, जब आप provision create करते हो for bad debts or doubtful debts,
then actually that goes to P&L account, right? तो एंट्री क्या होती है, जैसे P&L account debit to provision for bad debts or doubtful debts, और ये जो प्रोविजन है फिर इसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, या तो डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या फिर लाइबिलिटी साइड शो करते हैं. इन एनी केस ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है, because it is not debited to sundry debtors account. It is debited to P&L account and then it is subtracted from debtors or shown on the liability side. So this is a false statement, right? Okay, moving on. The provision for discount on creditors is often not provided in keeping with the principle of conservatism. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है कि हमें लग रहा है कि शायद हमारे क्रेडिटर्स हमें कुछ डिस्काउंट दे देंगे और हमें कम पैसे देने पड़ेंगे. इसे हम यूजुअली नहीं दिखाते बिकॉज ये कंजर्वेटिज्म से मैच नहीं होता है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म में तो हम ये कहते हैं ना कि अगर फ्यूचर में हमें कोई लॉस दिखाई दे रहा है तो उसके लिए प्रोवाइड फॉर करो, बट ये कोई लॉस थोड़ी है, ये तो एक पॉजिटिव चीज है कि फ्यूचर में हो सकता है हमारे क्रेडिटर्स हमें कुछ डिस्काउंट दे दें. तो इसलिए इसको यूजुअली हम नहीं दिखाते क्योंकि ये कंजर्वेटिज्म से मैच नहीं होता है, राइट? सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, आफ्टर दैट द डेट्स रिटन ऑफ एज बैड if recovered subsequently are credited to debtors account. now बहुत ध्यान से देखिए, ये false statement है. अगर bad debts हो गए तो एंट्री क्या होती है, bad debts to debtors, मतलब आपने डेटर्स को खत्म करके दिखा दिया. अब अगर आपको रिकवरी हो जाती है पैसों की लेटर ऑन, तो उसकी एंट्री हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. यहाँ पे हम कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट नहीं करते. दैट इज नॉट राइट. व्हाई नॉट? क्योंकि वो हमारा डेटर था ही नहीं. जब बैड डेट हो गया उसे हमने डेटर की कैटेगरी से ही हटा दिया. अब वो डेटर है ही नहीं, तो इस एंट्री का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता. तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड. नाउ बैड डेट्स रिकवर्ड इज लाइक एन इनकम. इसको फिर हम P&L में क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, बट वी आर नॉट क्रेडिटिंग दिस टू डेटर्स अकाउंट, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Then the adjustment entry in respect of income received in advance is debit income received in advance and credit income account. Now this is a false statement. Income received in advance is a liability, तो इसको हमें क्रेडिट साइड पे लिखना होता है. तो इसकी एंट्री क्या होती है? इट कुड बी लेट्स से कमीशन. तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस. दिस इज द एंट्री. लाइक आई सेड ये एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को तो हमें क्रेडिट साइड पे ही लिखना होगा. ऑल्सो एक पर्सपेक्टिव और है, सोच के देखो. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, नॉट ड्यू बट रिसीव्ड. इसे आप P&L में कमीशन में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, बिकॉज दिस इज नॉट ड्यू, दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस ईयर. तो बेसिकली यहाँ पे ये वाली जो इनकम है इसको डेबिट कर दिया बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इंडिकेट कि इनकम में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकम कम हो जाएगी. दैट इज व्हाई वी आर शोइंग दिस इनकम ऑन द डेबिट साइड. और ये तो लाइबिलिटी है, तो दोनों का लॉजिक है. ये हम डेबिट पे दिखा रहे हैं क्योंकि इससे हम अपनी इनकम को माइनस करेंगे, इनकम कम हो जाएगी इन अ वे, और ये एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक जर्नल एंट्री फॉर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. चलिए उसके बाद प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ अ प्रोप्राइटर इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट. नाउ ऑब्वियसली आपको पता है ये फॉल्स है, बिकॉज अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो दिस इज लाइक अ पर्सनल एक्सपेंस. इसे हम ड्रॉइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं और इसे हम P&L अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि एक पर्सनल एक्सपेंस है. इनफैक्ट इसे हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे क्योंकि ये ड्रॉइंग्स है और ड्रॉइंग्स जो है वो कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट होती है, राइट? सो इट इज एक्चुअली डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट. ठीक है, देन depreciation account appearing in the trial balance is taken only to P&L account. This is a true statement. देखो अगर depreciation हमें दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे. अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिख रहा होता ट्रायल बैलेंस पे, फिर हम उसको बैलेंस शीट पे लेकर जाते, एसेट में से माइनस करके दिखाते.
तो यहाँ पे अगर ट्रायल बैलेंस में हमें दिख रहा है डेप्रीसिएशन, तो एंट्री पास की होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे डिक्रीज हो गई है, इसे हमें फिर बैलेंस शीट में लेकर जाने की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे पीएनएल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Personal purchases included in the purchases day book are added to the sales account in the trading account. No, this is a false statement. Personal purchases जैसे drawings हो गई, तो drawings to purchases इसकी एंट्री होती है, इसे हम purchases में से डिडक्ट करके दिखाते हैं, सेल्स में ऐड थोड़ी करते हैं। इट इज एक्चुअली डिडक्टेड फ्रॉम purchases account। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, आफ्टर दैट, medicines given to the office staff by a manufacturer of medicines will be debited to salaries account. Yes, अगर हम स्टाफ को मेडिसिन दे रहे हैं तो मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन, इसलिए इसे हम सैलरी अकाउंट में ही डेबिट करके दिखाएंगे। ठीक है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। Goods worth ₹600 taken by the proprietor for personal use should be credited to capital account. Now this is again drawings, जैसे हम बात कर रहे थे drawings to purchases, परचेजेस अकाउंट में ये क्रेडिट होना चाहिए, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। आफ्टर दैट, इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, द क्लोजिंग इन्वेंट्री is then not entered in the trading account, it is only shown in the balance sheet. This is a true statement. देखो, क्लोजिंग स्टॉक वैसे यूजुअली ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं होता है, बट अगर वो हो रहा है अपीयर, इसका ये मतलब है कि उसको हमने एडजस्ट कर दिया है परचेजेस में से, यानी हमने एंट्री पास कर दी है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, इसे हमने परचेजेस में एडजस्ट करके दिखा दिया है, तो इसे फिर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाना क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट हो गई है, फिर इसे सिर्फ हम एसेट साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो आपको पता है ना, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता है तो इसे हम दो जगह दिखाते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। But if the closing stock is given inside the trial balance, then we show it only in the balance sheet because the purchases have been adjusted. Trading account में अब इसका कुछ नहीं करना है, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय प्रोडक्ट्स वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। देखो, जो बाय प्रोडक्ट होता है वो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के ड्यूरिंग ये एक प्रोडक्ट बन जाता है फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल, बटर मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय अ डेयरी जहां पे बटर और चीज प्रोड्यूस हो रहा है। सो बाय प्रोडक्ट्स की वैसे जो वैल्यू होती है वो इनसिग्निफिकेंट होती है कंपेयर टू द मेन प्रोडक्ट, बट इनको हम रिकॉर्ड करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इनकी कोई कॉस्ट एज सच हम डिफाइन नहीं करते, हम इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं एंड वी शो इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट्स के बारे में आप पढ़ के जाएंगे। Then the manufacturing account is prepared to ascertain the profit or loss on the goods produced. No, this is a false statement again. हम manufacturing account basically इसलिए बना रहे हैं because we want to determine the cost of finished goods. हम ये देखना चाहते हैं कि हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, वो कितनी कॉस्ट इफेक्टिवली हम कर रहे हैं, तो वी वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हियर एंड नॉट द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट से पता लग ही जाएगा, यहाँ पे हम कॉस्ट को डिटरमिन कर रहे हैं। ठीक है, और ये कौन सी कॉस्ट? बेसिकली द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। इफ देयर रिमेन्स अनफिनिश्ड गुड्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट ऑफ सच अनफिनिश्ड गुड्स इज शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। जैसे आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस की बातें करते हैं, तो जो गुड्स अभी पूरी तरह से बने नहीं है जैसे वर्क इन प्रोग्रेस या रॉ मटेरियल, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में शो करते हैं। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, then raw material consumed is equal to opening inventory of raw materials plus purchases minus closing inventory of raw materials. This is also a true statement. जैसे cost of goods sold का भी इसी तरह का फॉर्मूला होता है ना, opening inventory plus purchases plus direct expenses minus closing inventory. तो this is easy to understand. जैसे मान लीजिए साल के शुरू में आपके पास raw material था of let's say 1 lakh and you have purchased a raw material of 4 lakh.
ड्यूरिंग द ईयर, अज्यूमिंग। और तो देखा जाए अब आपके पास 5 लाख का रॉ मटेरियल है और आपके पास एंड में जो रॉ मटेरियल बच गया है, द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, लेट्स से दैट इज ऑफ 50,000। तो 5 लाख का आपके पास था रॉ मटेरियल और एंड में वैल्यू अगर 50,000 बची है, दैट मीन्स आपने 4,50,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है। And that is what the formula is also talking about: opening inventory plus purchases minus closing inventory. This will give you raw material consumed. ठीक है? After that, the trading account will show the quantities of finished goods, raw material and work in progress. नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिखाते, उसमें हम सिर्फ फिनिश गुड्स की बातें करते हैं. सो दिस बिकम्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है? Then overheads is defined as the total cost of direct material, direct wages, direct expenses. Absolutely false. Overheads का तो मतलब ही है कि हम indirect material, indirect wages और indirect expenses की बात कर रहे हैं. ठीक है? Then prior period items को separately show करने की जरूरत नहीं है in the current statement of P&L. This is a false statement. प्रायर पीरियड आइटम्स को हम सेपरेटली शो करते हैं जो पिछले पीरियड से बिलोंग करती हैं. अगर उनका कोई भी रेलेवेंस है इस ईयर में तो हम उनको सेपरेटली अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में शो करते हैं. एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 रिवाइज्ड आल्सो टॉक्स अबाउट द प्रायर पीरियड आइटम्स. ठीक है? देन मूविंग ऑन. चलिए, देन उसके बाद द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. अभी मैं इसके बारे में बात कर रही थी प्रीवियसली इन द वीडियो. हम बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को क्रेडिट साइड पे शो करते हैं ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एज एन इनकम सॉर्ट ऑफ. क्यों हम इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही शो कर रहे हैं? ताकि हम ये इंडिकेट करें कि जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट है वो इतने इस एक्सटेंट से कम हो गई. The cost of manufacture of main product gets reduced to the extent of the sale value of the byproduct. तो इसे हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट करके दिखाते हैं. ठीक है? चलिए, देन उसके बाद इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस देन द क्लोजिंग इन्वेंटरी इज नॉट एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज ओनली शोन इन द बैलेंस शीट. नाउ दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. देखो, क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो तरीके हैं. या तो हम एंट्री करें क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड. या फिर हम क्लोजिंग स्टॉक को परचेजेस में से एडजस्ट करके दिखा सकते हैं. द एंट्री वुड बी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. बेसिकली हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को परचेजेस में से माइनस करके दिखा रहे हैं. तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस हो गई है तो हम उसको अलग से फिर क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेंगे. उस केस में वो सिर्फ फिर बैलेंस शीट में ही रिफ्लेक्ट होगा. तो अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक को परचेजेस में से एडजस्ट किया है. तो फिर आप उसको परचेजेस में से वो माइनस हो गया तो आप उसको क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट पे अलग से नहीं दिखाओगे, फिर वो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा. ठीक है? सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. आफ्टर दैट, a withdrawal of cash from the business by the proprietor should be charged to P&L account as an expense. Absolutely false. ये तो कोई 11th क्लास का बच्चा भी बता देगा क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस है. दिस इज नॉट अ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस. इसे हम ड्रॉइंग्स मानते हैं. ड्रॉइंग्स की तरह इसको हम शो करेंगे और ये कैश में से माइनस होगा, P&L में नहीं ये रिफ्लेक्ट होगा. Then sale of office furniture should be credited to P&L account. अगर हमने ऑफिस फर्नीचर सेल किया है तो द एंट्री वुड बी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. यहाँ पे एसेट की सेल हो रही है, हम इसको फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट करके दिखाएंगे. हाँ, अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हो जाता है उसको हम पीएनएल से एडजस्ट करते हैं. बट नॉर्मली इफ यू रीड द स्टेटमेंट, ये कह रहे हैं कि आप सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर को पीएनएल से शो करोगे, पीएनएल में क्रेडिट करोगे. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नहीं, हम इसको फर्नीचर अकाउंट में ही क्रेडिट करके दिखाएंगे. ठीक है? Then this question, goods worth rupees 600 taken by the proprietor for personal use should be credited to capital account. This is actually your latest RTP का question. तो अगर proprietor goods withdraw करता है for personal use, so the entry is drawings account debit to purchases, right? तो इसे हम किस में क्रेडिट कर रहे हैं? परचेजेस अकाउंट से क्रेडिट करके दिखा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट से नहीं. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो इसे हम परचेजेस में से माइनस करके दिखाते हैं, राइट?
So these were some very important true false questions from final accounts. I hope this video helped you. अभी बहुत सारे और videos आपके लिए आने वाले हैं. Keep following the series, keep working hard and you will succeed. चलो तो अब मिलते हैं next video में.